विच एलो प्रोडक्शन ऑफ के अल्फा एक्सरे। हमें कौन सा एक्सरे प्रोड्यूस करना है? के अल्फा एक्सरे। देख भाई, क्वेश्चन में बोल दिया ये आपका न्यूक्लियस हो गया प्लस जेडी, ये के शेल, ये एल शेल, ठीक है, ये के शेल है, एल शेल। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल के शेल और एल शेल। तो देख क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको वेवलेंथ ऑफ के अल्फा भी दे दिया है, कितना? 21.3 पिकोमीटर। ओके, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका क्या मतलब है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मच? लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एच सी बाई ई एल माइनस ई के। यही ना इसका मतलब हुआ? अरे बोलिए, लैम्डा ऑफ के अल्फा का मतलब क्या हुआ? के अल्फा का मतलब ये वाला हुआ ना जी। तो बताइए यहां से आपका ई एल माइनस ई के कितना दे दिया क्वेश्चन में? देख भाई, इसकी वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच सी बाय मतलब 1240 नैनोमीटर में होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21.3, ये पिकोमीटर है बेटा। तो पिकोमीटर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे नैनोमीटर में, तो 10⁻³ से करोगे ना? बोलिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ई एल माइनस ई के, तो ई एल माइनस ई के ये आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू 124 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 21.3। कितना बेटा आ जाएगा आपका? किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोल भाई, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? कितना आएगा इसका वैल्यू? 124 डिवाइडेड बाय 21.3 करो भाई, कितना आ रहा है? अरे बताओ जल्दी से। चल विपुल बता, क्या आ रहा है? 5.82। ओके चलिए, 5.82। तो बेटा ये आपका आ गया कितना? ई एल माइनस ई के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया है ई एल माइनस ई के 5.82 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को मैं लिख सकता हूं कितना? 58.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतना है दोनों के बीच एनर्जी गैप, देख ले भाई, 58.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे, ये आपका आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि इट टेक्स 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल। बेटा एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए? दैट इज इक्वल टू 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख भाई, इतना चाहिए। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज across a X-ray tube having tungsten target which allow production of K alpha। अब बता भाई, इसको बेटा इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए आपको 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मतलब इससे क्या आइडिया लगा आपको कि ईएल की वैल्यू कितनी है? बताइए, इसका ये क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी हो गया ना। एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया? 11.3। तो बताइए ईएल की वैल्यू कितना बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नाउ ईएल जो है वो कितना हो गया बताइए? दैट इज इक्वल टू माइनस 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं होगा? बोलिए, अरे होगा, यस और नो में बोल भाई, बोलिए, होगा। तो वही बात है। तो 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एनर्जी दे दिए, जैसे हाइड्रोजन के केस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए, तो वो बाहर निकल गया। वही बात यहाँ पे है। तो बता बेटा, ईएल आपको आ गया, तो ईके नहीं आ जाएगा? बताइए ईके कितना हो जाएगा? ईके इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 58.2 माइनस 11.3, ठीक है। कितना आ रहा है भाई? ये 9, ये आपका बन गया 7, और ये इतना, सब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो बता भाई, 46.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपका एनर्जी है।
सॉरी, यहाँ पे माइनस ही रहेगा ना बेटा, ई एल माइनस ई के इतना है, तो बताओ ना ई के क्या हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जुड़ जाएगा, ई के जुड़ जाएगा ना, 5 9 और ये बोलिएगा ना, ठीक है, तो ये होगा। तो के शेल में कितना एनर्जी है बेटा, -69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के शेल में। तो बता, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सलेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब हैविंग टंगस्टन टारगेट व्हिच अलो प्रोडक्शन ऑफ के अल्फा एक्सरे। बताइए भाई, के अल्फा एक्सरे कब प्रोड्यूस होगा, खुद सोचो, जब के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करें, है ना। अब बता बेटा, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट के शेल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए बताइए, ई रिक्वायर्ड कम से कम 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले भाई चाहिए इतना, तो इतना एनर्जी बेटा कम से कम आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो टारगेट को हिट कर रहा है, उसके पास कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए। तो बताइए भाई कितना वोल्टेज होगा, दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू ई इंटू वी। ई इंटू वी किसके बराबर हो गया, 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, तो वी जो चाहिए कम से कम वो चाहिए 69.5 किलो वोल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट लिखो भाई। बेटा आवाज तो क्लियर आ रही सर की, अपना नेटवर्क चेक करो आप लोग। सर की आवाज क्लियर है ना सबको, बाकी बेटा नेटवर्क चेक करिए आप लोग अपना। वीडियो ऑन करिए आप लोग जितने ऑफ हैं, जल्दी ऑन करिए। बेटा वीडियो ऑन करिए जिनके लोग ऑफ हैं सब, जल्दी। बेटा जितने लोग के हो गया? वीडियो ऑफ है सबको वेटिंग में डाल दूंगा। किसका किसका वीडियो ऑफ है भाई, ठीक है जी, समझी बात को, समझे सब लोग। तो ये क्वेश्चन में था बेटा कंसेप्ट कि यहाँ पे के अल्फा वाले को नॉकआउट करना था, तो मिनिमम कितना मुझे एनर्जी चाहिए था। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना था कि आपको दे दिया था के अल्फा के लिए इतना है वेवलेंथ, तो वहां से एल और के बीच का हमने एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया, है ना, ई एल माइनस ई के।
अब बोल दिया कि एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब के शेल में कितना एनर्जी है वो निकल गया, जो आ गया -69.5, किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा एनर्जी होता है बेटा। कौन सा है हमारा ये टारगेट, टंगस्टन। देख लो भाई, हाइड्रोजन में कहा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बताओ हाइड्रोजन के शेल में कितना एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस। और देख ले भाई टंगस्टन में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, -69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हो जेट जैसे जैसे बढ़ता है, शेल्स का एनर्जी भी जो है उतना और तेजी से, मतलब और अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बंधा हुआ होगा। तो इसलिए बेटा देख लो के शेल का एनर्जी कितना हाई है, मतलब कितना एनर्जी मुझे चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, 69.5 किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 सीधा क्वेश्चन है 37। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा एक्सरे, लैम्डा ऑफ के अल्फा दे दिया है कितना, 21.3 पिकोमीटर, और लैम्डा ऑफ एल अल्फा दे दिया है कितना, 141 पिकोमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड लैम्डा ऑफ के बीटा। बताओ बेटा, अभी जस्ट रिलेशन देखे हैं ना, अभी जस्ट देखे रिलेशन, बताइए क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा ऑफ के बीटा that is equal to 1/लैम्डा ऑफ के अल्फा प्लस 1/लैम्डा ऑफ एल अल्फा। तो बताइए लैम्डा ऑफ के बीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ एल अल्फा इंटू लैम्डा ऑफ के अल्फा लैम्डा ऑफ के बी। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो लैम्डा ऑफ के बीटा आ जाएगा आपका कितना, 21.3 इंटू 141/21.3 प्लस 141। बोल भाई कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 18.5। ओके ठीक है, ये आ जाएगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 38 में, ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन एमिट्स के अल्फा एक्सरे ऑफ एनर्जी इतना। तो आयरन का बेटा फ्री एटम वो के अल्फा एक्सरे एमिट कर रहा है, जिसका एनर्जी दे दिया आपको, ई ऑफ के अल्फा दे दिया है कितना, 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। क्या करोगे बताओ। तो बेटा ये आपका आयरन है, तो आयरन के केस में क्या होगा कि के अल्फा कैसे प्रोड्यूस होता है, बताओ। के अल्फा ये रेडिएशन इमिट किया, तो के अल्फा कैसे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां आया होगा, ये इसका न्यूक्लियस है प्लस जेडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां आया तो रेडिएशन ये इमिट किया। ओके, कौन सा, के अल्फा।
तो उसकी वजह से बेटा ये रिक्वाइल करेगा ना पीछे की ओर। फ्री एटम है, फ्री एटम है। ओके, तो बोल भाई क्या होगा इसका रिक्वाइल स्पीड, क्या करना है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन ही कर दें। बताइए, शुरुआत में बेटा ये रेस्ट में था, तो पी इनिशियल आपका क्या है, 0। बता भाई पी फाइनल क्या लिखेगा। बिल्कुल वैसे ही सोचो कि बंदूक से जैसे गोली छूटी हो, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट। बता यहां से ये फोटोन निकला बेटा, फोटोन के पास भी मोमेंटम होता है, आपको पता है। तो पी फाइनल क्या लिखेगा, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ई बाई सी, ई बाई सी। ठीक है, तो ई कौन सा, के अल्फा वाला है। ठीक है, और बताइए इसका मोमेंटम को मैं लिख देता हूं माइनस पी ऑफ आयरन। माइनस साइन क्यों लगाए हैं, क्योंकि अपोजिट भागा है। तो बता भाई क्या लिखोगे, एज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन और कुछ नहीं। तो बताइए रिक्वायर्ड स्पीड क्या आ जाएगा यहां से, तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगा, पी ऑफ आयरन, या आयरन लिख देते हैं, आयरन। तो बताए पी ऑफ आयरन कितना हो जाएगा बेटा, किसके बराबर, ई ऑफ के अल्फा बाई सी। ठीक है, बस इतना कर दीजिए। बोल भाई कितना आ जाएगा यहाँ से, पी ऑफ आयरन, बोल दो भाई सब लोग। बताइए ई ऑफ के अल्फा दे दिया कितना, 6.4। ये बेटा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको किस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, बोल भाई जूल में। अब ये किस में बन गया, जूल में। डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट में सबको ले आओ, सी की जगह पुट कर दो 3 इंटू 10⁸। ठीक है, होगा। तो बता बेटा आयरन का मोमेंटम आ गया ना, किस मोमेंटम से ये पीछे भागा होगा। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ आयरन, सो रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ आयरन कितना बोलिएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ आयरन। एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में क्या लिखते हैं, p²/2m। ठीक है, पी आप यहाँ पे निकाल चुके हो, मास ऑफ आयरन दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, हो गया। समझे ना, बिल्कुल वही बात है, रिक्वायर्ड स्पीड बिल्कुल से ऐसे सोचना है कि फोटोन निकला, उसकी वजह से एटम पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा, बिल्कुल जैसे बंदूक से गोली निकलती है, वही बात है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, और फोटोन का मोमेंटम आपको पता है कितना होता है, ई बाई सी। ओके, हाँ भाई कितना आ रहा है आंसर, 6.25 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई। चलिए रब कर देता हूँ इसे। नहीं बेटा, इमिटेड ही कैसे वैकेंसी फिल करेगा, इमिटेड ही इलेक्ट्रॉन तो चला गया इन्फिनिटी पे, वो तो चला गया आप इन्फिनिटी पे, वो थोड़ी फिलअप करेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज नॉन एज मॉसलेज लॉ।
ठीक है, मॉसलेज लॉ। इंडिया में भोसले, जर्मनी में मोसले। ओके, तो मोसलेज लॉ। तो देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, मोसले का। भोसले जी का भी है इंडिया में, यहाँ पे मोसले जी का है। ठीक है, तो इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना सिखाया। मोसले से पहले जो है पीरियोडिक टेबल बेटा अरेंज था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, जिसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, मतलब बहुत सारे डिफेक्टिव थे। जबकि इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट जो है मोसले के इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही आया था। ठीक है, तो मोसले के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया, और उसके बाद जो है तैयार किया गया किसके नाम पे, मतलब एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल को किसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्लॉट ड्रॉ किया, उसके फ्रीक्वेंसी का, उसकी फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट ड्रॉ किया। तो उन्होंने देखा कि फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फॉर डिफरेंट एलिमेंट, उन्होंने देखा कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, इस फॉर्म में आता है। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में आता है, ए इंटू जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर आता है, ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, यहां पे एफ जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सीरीज। ठीक है, और जेड जो है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ए एंड बी आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ठीक है, ए और बी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो बात समझिए यहां पे, फ्रीक्वेंसी एफ क्या है बेटा, किसका, कौन से, किसका फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस वाले का नहीं प्लॉट किया उन्होंने, किसका प्लॉट किया, कैरेक्टरिस्टिक वाले का। बताओ कंटिन्यूअस वाले को जेड से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। किसको मतलब है जेड से, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ओके, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर सीरीज जैसे के अल्फा सीरीज, के अल्फा सीरीज का उन्होंने प्लॉट ड्रॉ किया, रूट ऑफ एफ ऑफ के अल्फा। ओके, फॉर डिफरेंट एलिमेंट जैसे आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, इन सब तरीके से, लिथियम, बेरिलियम, सबके लिए ड्रॉ किया। और उन्होंने देखा बेटा कि ये ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब रूट ऑफ एफ वर्सेस जेड जो है ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि रूट एफ किसके बराबर होगा, ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ए को जो है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज योर ट्रांजिशन कांस्टेंट, ट्रांजिशन कांस्टेंट। और बी जो है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट। तो रूट ऑफ एफ वर्सेस जेड का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो बताइए बेटा फ्रीक्वेंसी और जेड का कैसा ग्राफ हो जाएगा, एफ और जेड का ग्राफ कैसा आएगा, एफ वर्सेस जेड का ग्राफ कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन, नहीं। एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा एक पैराबोला बनेगा कि नहीं, तो एफ और जेड का ग्राफ पैराबोला होगा, रूट एफ और जेड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है जी, रब कर दो इसे। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। हो गया सबका? कितने लोगों का नहीं हुआ है भाई? अश्विनी का नहीं हुआ है। चलिए भाई, अब हो गया होगा। आई होप कि हो गया होगा सबका। हो गया है ना? तो समझे ना, रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब देखिए इसको बेटा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग बोर्स मॉडल। ठीक है, तो देखिए भाई एक्सप्लेनेशन क्या है। बाय बोर्स मॉडल। देख भाई, बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटा बोर्स मॉडल तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए एप्लीकेबल है ना? तो भाई कैसे मैं एक्सप्लेन करूं? तो मुझे इसको हाइड्रोजन लाइक करना है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या हुआ? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो देख भाई, आपको पता है जैसे मैं के अल्फा के लिए कर रहा हूं, ये के अल्फा के लिए कर रहा हूं, के अल्फा एक्सरे के लिए। तो बता बेटा, आपका पता है कि अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? जेड। ठीक है, अब बताओ के अल्फा एक्सरे का मतलब क्या हुआ? कि के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है और एक इलेक्ट्रॉन तो है ही अभी। ओके, ये कौन सा शेल है? के, किसी एटॉमिक नंबर जेड वाले का, जिसमें के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जो ऊपर वाला है बेटा, वो है कौन सा? एल। ये है आपका एल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका एम। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन से आपको पता ही है। अब बता बेटा, यहाँ पे यहां से जो निकला होगा ये कौन सा एक्सरे होगा भाई? ये होगा आपका के अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। हाइड्रोजन बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो इसके लिए कैसे मैं अप्लाई करूं? तो बेटा सिंपली सोचो ना, जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इस पे इफेक्टिवली कितना चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये आ रहा है? इफेक्टिवली कितने चार्ज बताओ? न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस जेडी, और एक इलेक्ट्रॉन का बेटा यहाँ पे क्लाउड है। समझो एक इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज कितना है? प्लस ही, ये सॉरी माइनस ही। तो बताइए, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है? कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बताइए? Z-1e। बोलिए, आ रहा है Z-1e। अब बेटा ये के शेल पूरा खाली हो गया, क्योंकि इसके इफेक्ट को मैंने यहां पे दिखा दिया सेंटर पे। अब बताओ ये के शेल पूरा खाली है और ये एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब बता इसके ऊपर वाला जो शेल है, एम शेल वाले का कोई इफेक्ट होगा इस पे? एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बेटा क्या इफेक्ट होगा जब के शेल यहां से यहां आ रहा होगा? मतलब एल से जब के पे जंप कर रहा होगा ये एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कोई इफेक्ट होगा उसका? नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। खुद सोचो, इसको ऐसे सोचो बेटा, मैं आपको ये बताऊं कि एक यहाँ पे एक शेल है, एक यहाँ पे शेल है, एक यहाँ पे शेल है। बता इस पे चार्ज है Q1, इस पे -Q2, इस पे Q3। तो बता भाई, यहाँ पे जो भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैं रख दूं, बताओ बेटा,
नहीं देखो ना, ध्यान से सुनो ना, बताओ बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे रख दो तो बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना फोर्स लग रहा होगा? बताओ जरा, याद करो गॉस लॉ, बताओ गॉस लॉ से याद करो, बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, किसकी वजह से? बताओ Q3 वाले शेल की वजह से होगा? Q3 वाले शेल की वजह से नहीं ना होता है? कितना होगा बताओ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना लिखिएगा, K इंटू Q1 माइनस Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसको E से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए, ये होता है ना? क्या बेटा इस इलेक्ट्रॉन को इससे कोई मतलब है, उसके बाहर वाले से? नहीं, बिल्कुल वही बात। बताओ यहाँ पे जब एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन बेटा जंप कर रहा होगा, एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इसको इसके ऊपर वाला जो एम शेल है, इस क्लाउड से कोई लेना देना है? एम शेल वाले क्लाउड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो बताओ ये हाइड्रोजन वाला सिस्टम बन गया कि नहीं? हाइड्रोजन वाला सिस्टम बन गया कि नहीं? ये जिसका एटॉमिक नंबर आप जेड नहीं लोगे, कितना लोगे एटॉमिक नंबर? जेड माइनस वन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन बेटा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, तो बताइए भाई क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 बाय लैम्डा किसके बराबर होता है बताइए? 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा। बताओ यहां से जो निकला होगा इसी को ना के अल्फा बोल रहे हैं, के अल्फा। तो बताइए 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? याद कीजिए बेटा, बोर्स मॉडल में फॉर्मूला देखे थे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर, ठीक है? तो 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा इज इक्वल टू आर, जेड की जगह जेड माइनस वन, जेड की जगह जेड माइनस वन इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। तो बताओ भाई 1 बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा कितना आ गया? ये आपका आ गया बेटा 1 माइनस 1/4 3/4 3r/4 इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन कर लो पहले। आप प्रखर क्या बोले सर? एक बता, फिर तो बता दीजिए कि आपकी क्या बोल रहा है भाई। ओके, ऑडियो जा रहा था बेटा, मैंने यही बताया कि इस मोस्टली, फिर से एक बार मेरी बात को सुन लो, कोई अगर कोई लोग समझ नहीं पाए ड्यू टू वॉइस रिकनेक्शन जो भी हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करें मोस्टली लॉ को किससे, बाय बोर्स मॉडल। लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है किसके लिए? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे के अल्फा के लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, के अल्फा के लिए। तो के अल्फा का मतलब क्या होता है कि एल शेल वाला के शेल में जंप करता है, के शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, एल शेल वाला जंप कर रहा, तो इसका मतलब बताइए कि नेट चार्ज कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन करना है मुझे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब बेटा सेंटर पे नेट चार्ज कितना हो गया? प्लस जेडी, और इसके चार्ज को यहाँ पे कर दो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्फेरिकल शेल के लिए होता है। बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लिखोगे ना, मतलब नेट चार्ज सेंटर पे कितना हो गया? Q1 माइनस Q2। और बताओ बाहर वाले का क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद करो गॉस लॉ में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें बाहर वाले शेल का कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसके बाहर भी जो शेल्स होगा सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर Q1 और माइनस Q2 यही दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो वही बात हो गया, Q1 का मतलब हमारे केस में प्लस जेडी, और Q2 का मतलब माइनस ई। तो बताओ नेट चार्ज कितना हो गया? जेड माइनस वन ई। ओके, और बाहर वाले शेल्स का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ये अब क्या बन गया? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जंप करके आ रही है। ओके, क्यों रिपल्शन होगा ई का? भाई इसी को ना, ई का जो रिपल्शन होगा उसी को ना जेड माइनस वन ई कर दिए हैं। नहीं, एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन का कोई रिपल्शन नहीं होगा। इसको ऐसे सोचना, एक यहाँ पे एक यूनिफॉर्म क्लाउड है, एक शेल की तरह सोच, यहाँ पे एक शेल की तरह सोच इसको, जिसपे चार्ज जितना होगा, बता के 18 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चार्ज है, तो बता यहाँ पे +18, ये -18 ई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा?
बता, एक शेल जो होता है, एक शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे भी एक ये यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल की तरह सोच, जिसपे चार्ज कितना है, -18 ही। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी? यस और नो बोलो। नहीं होगा। तो बिल्कुल ये सिस्टम बन गया। चलिए भाई आगे देखो अब। हो गया, रब कर दूं इसे? जल्दी लिखिए फटाफट। चलिए, हो गया होगा सबका। ठीक है, तो बताइए लैम्डा ऑफ के अल्फा आ गया, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? 1/λ इतना है, तो बताइए 3 RC/4 इंटू Z-1 का स्क्वायर आ गया कि नहीं? तो बताइए, सो रूट एफ के अल्फा कितना हो जाएगा? रूट एफ के अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? √3 RC/4 इंटू Z-1। लो भाई, प्रूफ हो गया। बताइए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये। और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1। तो यहाँ पे ए कितना है यार? ए इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं ए इंटू Z-B। तो बताइए ए जो है वो कितना है? √3 RC/4। और बी कितना है? 1। बोलिए, प्रूफ हो गया कि नहीं? एक्सप्लेन हो गया? यस और नो बोलो भाई। तो मोस्टली लो एक्सपेरिमेंट जो है वो यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके, समझे भाई? तो हर एक कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स के सेंस में। ओके भाई, समझे ना एक्सप्लेनेशन? बस वही ट्रांजिशन जो हो रहा है उसका फॉर्मूला यूज किया गया बोर्स मॉडल से, 1/λ इज इक्वल टू, याद करो, ट्रांजिशन जब होता था तो 1/λ किसके बराबर होता था? RZ²। आर क्या है बेटा यहाँ पे? आर इज व्हाट? रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, अब बता भाई, ये जो रूट एफ इज इक्वल टू A Z-B होता है, तो बता बेटा ए और बी क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया? क्या हर एक सीरीज के लिए ए और बी की वैल्यू सेम होगी? मतलब के अल्फा सीरीज हो या के बीटा सीरीज हो, क्या सबके लिए ए और बी की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल नहीं। ओके, डिफरेंट होगा। आप समझ सकते हो, इससे फील हो गया होगा आपको क्यों डिफरेंट हो गया। ठीक है, जैसे बता बेटा, के बीटा का मतलब क्या हुआ? के बीटा का मतलब, बोलिए, के बीटा का मतलब कहां से कहां जंप कर रहा है? एम वाले से। बताइए, के बीटा का मतलब क्या हुआ? कि एम वाले से यहाँ पे वैकेंसी है और ये फिल कर रहा है। ठीक है, तो बताओ यहां से यहां आया होगा, यही ना के बीटा होता है बेटा।
बोलिए। तो बताइए इस केस में आप खुद बताओ, खुद बोलिए, इस केस में बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू फॉर के बीटा बाय बोर्स मॉडल, बताइए बोर्स मॉडल क्या होगा? बताइए बी की वैल्यू कितना बोलोगे भाई? बी की वैल्यू, बी का मतलब समझो ना बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बी का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सही बोली हो जागृति। बताइए बी का मतलब क्या हुआ? जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा बेटा तो उसको कितना नेट जो है चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। बी का मतलब वही ना हुआ। तो बताइए यहां पे कितना है? जेड ई। और बताइए यहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, और एल शेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बी की वैल्यू कितनी होगी? 9। ओके। और ए की वैल्यू बोलो भाई, ए कितना हो जाएगा? जैसे यहां पे बेटा ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया रूट अंडर, बोलिए 1 - 1/9 आरसी। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, √8 RC/9। ठीक है। तो देख बेटा, ये जो बोर्ड्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन किए तो ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है? एक रफ एक्सप्लेनेशन। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब देखा गया तो बेटा बी की वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं आई। बी की वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं आई। ठीक है, बी का वैल्यू 0.8 0.9 के आसपास था। ठीक है। और ए की भी वैल्यू बेटा √3 RC/4 नहीं आई, उससे डेविएशन था। अब आप समझ सकते हो क्यों डेविएशन हो रहा है, क्योंकि बेटा बोर्स मॉडल तो एग्जैक्ट है नहीं। बोर्स मॉडल एग्जैक्ट नहीं है, और इसमें भी हम लोग काफी छेड़छाड़ किए हैं कि उधर वाला इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। हम लोग इसको एक यूनिफॉर्मली शेल की तरह मान के चल लिए। ओके। लेकिन एक्चुअल में बेटा उसका भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए बेटा जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ए और बी की वैल्यू जो है, जो हम लोग बोर्स मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं, उससे डिफरेंट आ रही है। ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है ए और बी का वैल्यू, तब आप यही लेके चलोगे के अल्फा के लिए कितना? √3 RC/4, और बी की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है। हाँ, क्या बोले ध्वज? ए की वैल्यू ये कैसे आया भाई? यहाँ पे क्या किया? 1/1² -1/2²। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 3 से आ रहा है 1 पे बेटा, तो क्या लिखोगे? 1/1² -1/3²। और बाकी ये तो वही रहेगा आरसी। ठीक है। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है नेट कितने चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, कितना माइनस करोगे। तो बताओ कितना माइनस करोगे? के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो नेट कितना घटा देंगे बताओ? 8 - 8 + 1 9। ओके। तो इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स liberated by K alpha radiation of zinc from K shell of iron, whose K band absorption edge wavelength is 174 picometer। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय के अल्फा रेडिएशन ऑफ जिंक। जिंक से ये जो के अल्फा रेडिएशन है, किसका है? जिंक का।
ठीक है, इसको हम लोग किस पे डाल रहे हैं, फ्रॉम के शेल ऑफ आयरन, आयरन के के शेल से, ये आयरन है उसके के शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे ये जा रहा है, और ये जो लिबरेटेड हुआ उसकी बात कर रहा है। ओके, तो बताओ भाई क्या करोगे। और देखो यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि के बैंड एब्जॉर्प्शन एज वेवलेंथ, इसका कितना दे दिया है, वो है 174 पिकोमीटर। बेटा इसका क्या मतलब हुआ, ये नया वर्ड आप सुन रहे हो, के बैंड एब्जॉर्प्शन एज। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज दिस मीनिंग। तो इस वर्ड का मतलब है बेटा कि मिनिमम कितना वेवलेंथ वाला इंसिडेंट करे, मिनिमम कितना वेवलेंथ वाला इंसिडेंट करे कि ये के शेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे के बैंड एब्जॉर्प्शन एज, एज का मतलब मिनिमम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम, सॉरी वेवलेंथ के केस में मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लैम्डा टू इजेक्ट के शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब भाई इस पे मैं रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूं, फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं बेटा, फोटोन इंसिडेंट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कि नहीं, बोलिए। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इसको एक्साइट करके मुझे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब बाहर निकाल देना है। तो उसके लिए आपको कम से कम कितना, मैक्सिमम कितना चाहिए, वो आपको दे दिया क्वेश्चन में 174, 174 पिकोमीटर, ये दे दिया है क्वेश्चन में। अब बता, ये दे दिया है कि इतना दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, जस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना नहीं दे रहे, हम लोग कौन सा दे रहे हैं बेटा, ये हम लोग दे रहे हैं लैम्डा के अल्फा। किसका लैम्डा के अल्फा, जिंक का। तो बताओ इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, लैम्डा ऑफ के अल्फा का। बताइए क्या कीजिएगा, बिल्कुल भाई जो अभी बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन किए हैं। बताइए भाई, रूट एफ ऑफ के अल्फा कितना आ जाएगा, √3RC/4 इंटू जेड ऑफ जिंक ले लोगे -1। ओके, तो बताइए यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा कितना आ गया भाई, 3RC/4 इंटू जेड ऑफ जिंक -1 का स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ के अल्फा, तो कितना आ जाएगा, ये C/F करोगे तो 4/3R इंटू जेड ऑफ जिंक -1 का स्क्वायर। ठीक है, बोल भाई यहां से लैम्डा ऑफ के अल्फा आप निकाल लिए, बोलिए लैम्डा ऑफ के अल्फा बेटा निकल गया। अब बोलो, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना बोलिएगा, खुद सोचो, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बोलोगे। तो बेटा इसको बाहर निकालने के लिए हमें जो है इतना पिकोमीटर वाला मिनिमम चाहिए। तो बताओ इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, Hc/लैम्डा के। ठीक है, Hc की वैल्यू आप पुट कर दोगे, 1240 नैनोमीटर में है, और लैम्डा के आपको दे दिया 174 पिकोमीटर में। ठीक है, इंटू 10⁻³ कर दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब समझ गए ना क्या है, इसका मतलब कम से कम मुझे इसको बाहर निकालने के लिए ये वेवलेंथ वाला फोटोन देना पड़ेगा, इतना वेवलेंथ वाला फोटोन। ठीक है, तो इससे बेटा जस्ट ये बाहर निकला, लेकिन मैं जो वेवलेंथ दे रहा हूं वो इतना दे रहा हूं, मैं जो वेवलेंथ दे रहा हूं इतना दे रहा हूं, ये वेवलेंथ बेटा इससे कम है। तो बताइए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकला होगा बेटा इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह सोचो। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, Hc/λ-5 होता था ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, आपने कितना एनर्जी दिया भाई, आपने एनर्जी दिया बेटा कितना, Hc/λ के अल्फा। ठीक है,
और उसमें से कितना एनर्जी इसको तोड़ने में चला गया, तोड़ने में कितना चला गया, यही जो है आपका कितना hc/λ के। ठीक है, सारा डाटा आपके पास है, पुट कर दोगे, आ जाएगा आपका। हो गया? अनुश्री क्या हो गया बेटा? देख, मैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिंक से जो निकला के अल्फा रेडिएशन, उसे मैं आयरन पर इंसिडेंट कर रहा हूं, और मुझसे पूछ रहा है कि क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय के अल्फा रेडिएशन, के अल्फा रेडिएशन ऑफ जिंक फ्रॉम के शेल ऑफ आयरन। मतलब के शेल ऑफ आयरन से जो निकला, के शेल से जो निकला है इलेक्ट्रॉन आयरन के, उसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी जब वो बाहर निकलेगा, ये पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दे दिया के बैंड एब्जॉर्प्शन एज, आपको दे दिया क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है मैक्सिमम लैम्डा टू इजेक्ट के शेल इलेक्ट्रॉन। तो बता, बाइंडिंग एनर्जी इसका निकल जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा hc/λ के। लैम्डा के वाला फोटोन मिनिमम आपको चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो बता इसका मतलब के शेल वाले इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया hc/λ के। पुट कर दिया आपने। अब बताओ, यहां से जो के अल्फा वाला होता है उसका कैसे निकालोगे वेवलेंथ? तो वही यूज करके बोर्स मॉडल वाला जो है, √f=√3rc/4z-1। जिंक का बेटा जेड कितना होता है बताइए, जिंक का जेड कितना होता है? 30। ठीक है, तो जिंक का बेटा जेड 30 है, तो 30 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपको लैम्डा ऑफ के अल्फा निकल गया ना। ठीक है, एटॉमिक मास नहीं होता है 30, एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे बेटा लैम्डा ऑफ के अल्फा आ गया आपका। अरे लैम्डा ऑफ के अल्फा आ गया, तो बता अब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला होगा उसकी कितनी एनर्जी होगी? आपने कितना एनर्जी दिया hc/λ के अल्फा, और कितना एनर्जी खर्च हो गया इसको तोड़ने में hc/λ के। ओके, उसको घटा दो, जो बचा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्या बोल रहा है कि ए बीम ऑफ एक्सरे विथ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स एट अ ग्लैंसिंग एंगल 60 डिग्री on a linear chain of scattering centers with period A. Find the angle of incidence corresponding to all diffraction maxima if lambda is equal to 2a/5. बिल्कुल ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है कि एक्सरे भी तो वेव ही है ना जी। एक्सरे इज व्हाट, जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो ये भी बेटा सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, इसका भी डिफ्रैक्शन होगा, इसका भी इंटरफेरेंस होगा, सारा कुछ वैसा ही। ठीक है, तो बता यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि ये इस तरीके से एटॉमिक सेंटर्स है। ठीक है, ये एटॉमिक सेंटर्स। अब बता इस तरीके से इस पे लाइट आ रही है, लाइट बोल रहा हूं, एक्सरे। कितने एंगल पे बोल रहा है? ग्लैंसिंग एंगल, मतलब ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब बता, और ये जो है अलग अलग एंगल पे डिफ्रैक्ट हुआ होगा बेटा, तो एक सर्टेन एंगल जो है थीटा की अगर बात की जाए, सर्टेन एंगल थीटा पे जो गया होगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि लेंस है, इससे यहाँ पे इंटरफ्रेंस कर गया, बिल्कुल इंटरफ्रेंस की तरह सोचिए इसको, डिफ्रैक्शन भी तो एक तरह से इंटरफ्रेंस की तरह होता है। तो बताइए यहाँ पे बेटा ये जो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की तरह सोचिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, बिल्कुल वो बोला। तो बताओ भाई पार्ट डिफरेंस 1 और 2 के बीच कितना होगा? ये आपको दे दिया है गैप, ये गैप क्वेश्चन में दे दिया है ए, ये गैप कितना है? ए है, एटॉमिक साइड्स के बीच। ये बिल्कुल समझो स्लीट की तरह काम करेगा, सिंगल स्लीट। दो एटॉमिक साइड के बीच का जो गैप है ना, उससे एक्सरे गया और उससे डिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो बता भाई ये दोनों वेव के बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस बेटा? पार्ट डिफरेंस कितने का बताइए? 1 और 2 में, बिल्कुल वैसे सोचो। बताओ बाहर में कितने का पार्ट डिफरेंस? ये हो गया। बताओ ये ए है, तो बाहर में तो ये ना पार्ट डिफरेंस है, कितना? ए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और बताओ अंदर में कितने का पार्ट डिफरेंस? अंदर में ये हुआ, बोलिए ये कितना हो जाएगा? ये एंगल बेटा आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये कितना बन जाएगा? ए कॉस थीटा नहीं बनेगा? बोलिए, ये ए कॉस थीटा बन गया। तो बताइए व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन 1 और 2? बताओ बाहर में बेटा ये ज्यादा चला है, अंदर में दूसरा वाला ज्यादा चला है, तो नेट पार्ट डिफरेंस क्या बोलिएगा? ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए कॉस थीटा। जीरो क्यों बोली हो गरिमा? अंदर में थीटा एंगल है, थीटा एंगल अलग अलग एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लो थीटा एंगल पे इंटरफेरेंस हो रहा है, आया कितने एंगल पे है? 60 डिग्री, तो अलग अलग एंगल पे जाएगा ना। तो सपोज कि एक थीटा एंगल वाला केस ले रहे हैं, तो बताओ पार्ट डिफरेंस क्या बोलिएगा? ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए कॉस थीटा। तो बेटा ये आपका कितना आ गया? डेल्टा एक्स 1 2 a/2 माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए भाई फॉर मैक्सिमा आपको पता है, फॉर मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, मतलब a/2 माइनस ए कॉस थीटा एन। लैम्डा कितना दे दिया भाई आपको? 2a/5। ठीक है, तो बताओ बेटा यहां से कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2 माइनस 2/5, 2n/5। एन की वैल्यू आप 0, -1, 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हो, तो अलग अलग पुट करते जाओगे तो थीटा अलग अलग आता जाएगा, है ना। जैसे बताओ एन की वैल्यू 0 पुट करें, इफ एन इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2, मतलब थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है,
लेंस क्यों लिए? कि ताकि ये दोनों लाइट एक जगह मिले ना, इसलिए लेंस लिया गया बेटा। अरे याद करना, ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस में पढ़ा होगा ना, जिस तरीके से लेंस ले लेते हैं डिफ्रैक्शन के केस में, तभी ना एक जगह पे वो सारे मिलेंगे। नहीं, इसको एटॉमिक फिजिक्स की क्वेश्चन की तरह मत सोचो, ये एक तरह से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना, खुद समझ सकते हो ना भाई। इसमें कहीं पे कोई यूज आया है एटॉमिक फिजिक्स का? किसका यूज आया? इंटरफेरेंस का। ओके, और बताओ भाई, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एन की वैल्यू बेटा मैं ले लेता हूं, इफ एन इज इक्वल टू 1, तो बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा बताइए? 1/2 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा ये बताइए? 1/10 आएगा। तो थीटा 1 कितना हो गया? थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/10। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से एन इज इक्वल टू 2 ले लोगे, उसके अकॉर्डिंग देख लोगे, है ना। और कहां पे जाके आपको रुक जाना है? तो कहां पे आके आपको जाके रुक जाना है बेटा? जहां पर जाके cos थीटा 1 से बड़ा ना आ जाए। ओके, cos थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को बेटा इसमें ध्यान रखना था एक्सरे में। अच्छा, एक और आपको सीआरक्यू मिला होगा, मिला है एटॉमिक फिजिक्स का ही, 15 क्वेश्चन वाला। नहीं मिला है? ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स का मिल गया है। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखो तो ये वाला। ये वाला बेटा सीआरक्यू मिला है आप लोग को? ये देखिए जरा, ध्यान से देखिए इसे। पक्का? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। कोई नहीं भाई, इसमें जो है वही प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं और एचसीवी वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बाद में बना था। तो इसमें प्रीवियस ईयर वाले बेटा क्वेश्चंस हैं कुछ, तो याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं, ये बताओ मुझे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। ओके, देखते हैं, अगर होगा तो सेंड कर दें। लेकिन वही बात है, मैंने बताया ना कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर वाला है और एचसीवी के क्वेश्चंस है। ओके, तो ऐसा नहीं आप एचसीवी लगा ही रहे हो और प्रीवियस ईयर भी लगा ही रहे हो, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना था इसमें। ओके, तो चलिए टाइम तो हो चुका है। ठीक है, सेंड करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। कौन सा नहीं हुआ है? एक कोई क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें?